Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome on my YouTube channel. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम रिव्यू कर रहे थे एन इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट बुक का, जिसका यूनिट 8 का हमने आज रिव्यू करना। और यूनिट 8 का नेम है मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, के जो आदमी और माहौल के दरमियान में राब्ता है, जो ताल्लुक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मेजर टॉपिक जो हैं उसमें 4 प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी, के इकोसिस्टम को सस्टेनेबल करने के लिए जो 4 प्रिंसिपल हैं, जिसमें यह है कि इकोसिस्टम को हमने डैमेज नहीं करना, हमने ज़्यादा डिपेंड नहीं करना उन चीज़ों पे जो इकोसिस्टम को या जो इन्वायरमेंट को तबाह कर रही हैं। देन इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट, के इंसानों की जो सरगर्मियाँ हैं, जो हमारी सरगर्मियाँ हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, हम जो प्लांट्स को काट रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, इन सब को देखेंगे। और इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, और ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो उलझाव, जो कशमकश बन रही है, इस वजह से हम उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन यही है जी कि हम फूड के लिए, वाटर के लिए और ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी हम जो है ना वो अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें मोस्टली जो है ना वो हम उसके इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इकोसिस्टम ही हमें प्रोवाइड करता है ये सारी चीज़ें। तो नंबर ऑफ़ सर्विसेज इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। विदाउट दीज सर्विसेज, उन सर्विसेज के बगैर जो है ना जो कम्युनिटीज़ होंगी स्पीशीज़ की, वो स्टार्व हो जाएंगी, यानी उनको फूड नहीं मिलेगा। गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, वो सांस के लिए तड़पेंगी। एंड ड्रॉनिंग इन ओवर ऑन वेस्ट, और हम जो खुद वेस्ट फेंक रहे हैं, जो चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं, उसी में हम फिर डूब जाएंगे, उसी में ड्रॉन हो जाएंगे। तो अब ये देखें सोलर कैपिटल, जो सोलर है बेसिकली सन है, यानी वही 99% जो एनर्जी है ज़मीन के ऊपर वो प्रोवाइड करता है। अब नेचुरल कैपिटल यानी लाइफ सपोर्ट एंड इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें देखें क्लाइमेट कंट्रोल है, कि जो इन्वायरमेंट है, जो आबो हवा है, उसको कंट्रोल करना है। फिर रिसाइकलिंग करनी है चीज़ों की, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र का साइकिल जो चलते हैं, जो बायो जियोकेमिकल साइकिल हमने पढ़े हैं यूनिट नंबर 6 में, वो सारे उनका ज़रूरी है। फिर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हमने यूज़ करने हैं, यानी जो सन है, वाटर है, इसको, ये फॉसल फ्यूल वगैरह को नहीं, क्योंकि ये पोल्यूशन भी काज कर रहा है। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आते हैं बेसिकली फॉसल फ्यूल्स, और फॉसल फ्यूल्स में आते हैं आगे पेट्रोल, देन कोल, और जो है ना वो गैस वगैरह। नॉन रीन्यूएबल मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो एक दफ़ा इस्तेमाल होंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे। फिर रीन्यूएबल सोर्स रिसोर्स, जो इसमें फॉरेस्ट, प्लांट्स वगैरह को इस्तेमाल किस तरह करना है। बायोडाइवर्सिटी एंड जीन, बायोडाइवर्सिटी एंड जो वैरायटी है लाइफ की, जो लिविंग चीज़ें हैं, उनकी जो एक वैरायटी पाई जाती है। फिर नेचुरल पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल, के कुदरती तौर पे जो पेस्ट पाए जाते हैं और उनको डिजीज़ कंट्रोल कैसे करना है। वेस्ट रिमूवल एंड डिटॉक्सिफिकेटर, के वेस्ट जो हम रिमूव करते हैं, और फिर वो चीज़ें जो उनमें जो जहरीला जो होता है, जो टॉक्सिक मेटल होते हैं, उसको वो डिटॉक्सिफाई करती हैं। देन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन में कौन सी चीज़ें रोल अदा करती हैं, यानी प्लांट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। वाटर रिसोर्सेज जो हैं जिसमें ओशन है, लेक्स हैं, फिर रिवर्स हैं, देन जो है ना वो अंडरग्राउंड टेबल है, वाटर टेबल, ये सारी चीज़ें, और एयर रिसोर्सेज जो है ना वो सारे बेसिकली नेचुरल कैपिटल हैं। तो ये सारे हो गए। अब हम देखते हैं जी कि इस दो जो वो कह रहा है कि दूसरे यूनिट में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, यानी हम जो ह्यूमन है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं लाइट के ऊपर, वाटर के ऊपर, एयर के ऊपर, ये जो बेजान चीज़ें हैं यानी सॉइल के ऊपर। तो ये जो फ्लो होता है एनर्जी का इकोसिस्टम में, जिन ये फूड चेन और फूड वेब जो होता है, ये बेसिकली हम पढ़ चुके हैं। अब नेचर जो है ना वो एक बैलेंस, खुद बैलेंस कायम रखने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसका। नेचर यानी खुद चाहती है कि सब चीज़ें बैलेंस रहें, इसीलिए वो साइकिल है, रिसाइकिल है। चीज़ें जैसे वाटर साइकिल होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है। यानी ये साइकिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना रहता है। तो तमाम जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं एंड बायोस्फीयर्स है वो अचीव करते हैं सस्टेनेबिलिटी बाय, एक तो वो यूज़ करते हैं रीन्यूएबल सोलर एनर्जी एज़ देयर रिसोर्स, के जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं ना, नेचुरल इकोसिस्टम है। अब प्लांट्स देखें वो सनलाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल देखें वो सनलाइट के इस्तेमाल करते हैं अपने आप को जो है ना वो गर्म करने के लिए, और सारी चीज़ें जो भी उनकी लाइफ में होती हैं एनर्जी तैयार करने, एनर्जी हासिल करने के लिए, और ये रिसाइकिल करते हैं। इन्वायरमेंट में देखें जितनी भी चीज़ें होती हैं, केमिकल न्यूट्रिएंट्स वगैरह, इट्स ऑर्गेनिज्म नीड फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो होता है, जो भी केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नेचर से ही लेते हैं।
लेकिन ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस है ना, वो चेंज कर रहा है दिस आइडियल कंडीशन को टू अ लार्ज एक्सटेंट के वो जो इकोसिस्टम में जो नेचुरली चीज़ें पाई जाती हैं, जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, वो तमाम डिपेंड कर रहे हैं सोलर पे। लेकिन ह्यूमन इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं फ्रॉम नेचर, नेचर से, और रिसोर्स को एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। एक्सप्लोटेशन यानी बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फास्टर रेट से जो है ना वो रादर देन इट रिस्टोर्ड, कि जिस रेट से कोई प्लांट्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लांटेड किए जा रहे हैं, उससे ज़्यादा स्पीड से हम जो है ना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको, उनका यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि वो फिर उनके आस्ता आस्ता जो तादाद है वो कम होती जा रही है। तो बेसिकली यूनिट के बेसिक जो पर्पज़ हैं वो यही हैं कि एक तो हमने ये बेसिक इको प्रिंसिपल समझने के इको सिस्टम को सस्टेन कैसे करना है और इको सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी। दूसरा ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेक ऑन द इन्वायरमेंट के क्या इम्पैक्ट्स हैं, ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असरात हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। और मेक आउट करेंगे कि कौन से जो पॉसिबल मेजर्स हैं टेकन करके एक्वायर अ मोर सस्टेनेबल लिविंग लाइफस्टाइल, यानी हम कैसे इकोसिस्टम को या इन्वायरमेंट को सस्टेन बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अब 4 प्रिंसिपल हैं जी इकोसिस्टम के, इसे सस्टेनेबिलिटी के। तो पहले यही बात हम जो है ना, जो पहले बातें की हैं वही मोस्टली जो है ना वो यहाँ पे रिपीट होंगी कि हमें ओरिएंटेड होना चाहिए ताकि हमारे जो ह्यूमन्स की नीड हैं वो एफिशिएंटली पूरी हों, फेयरली विद इन द मीन्स ऑफ नेचर सपोर्ट एंड दोज नीड्स, कि हमारी जो भी नीड्स हैं वो इकोसिस्टम से ही पूरी हो सकती हैं। नेचुरल सिस्टम में इकोसिस्टम है, वाटर है, फॉरेस्ट है, एंड ओवर एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आर डिटेरियोरेटिंग, यानी ख़त्म हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं फास्टर रेट पे, कि जिस लिहाज से प्लांट्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, पानी जो है ना वो रेन हो रही है, रेन फॉलिंग हो रही है, उससे ज़्यादा हम जो है ना पानी को तबाह कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं। तो ये जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रीजिंग इंक्रोचमेंट, ये जो हमारा जो है ना वो जो है, ये डिग्रेडेशन हो रही है इसकी वजह से इकोसिस्टम की, नेचुरल रिसोर्सेज की। ये इंक्रोचमेंट अकर हुआ है थ्रू अपलैंड वाटर वुड्स एंड नेचुरल हैबिटाट्स फास्टर देन दोज कैन बी रिक्रिएटेड, के इन सब चीज़ों को, जो भी कुदरती सोर्स थे उनको हम तबाह कर रहे हैं इस स्पीड से, इतनी स्पीड से वो बन नहीं रहे। तो ये जो डिग्रेडेशन है ये मोस्टली मेड मेड जो है ना वो सब्सटेंसेस की वजह से, जिसमें फॉसल फ्यूल का एमिशन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह, जिसमें हम बहुत ज़्यादा पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ऑयल गैसेस का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कुदरती एस्थेटिक और उसकी जो कुदरती एक चीज़ें थी उनको तबाह कर रही है। अब जो है ना 4 जो प्रिंसिपल हैं बेसिकली, ये कैन गाइड ओवर एक्शन, वो हमें हमारे एक्शन को गाइड करते हैं। अब ये प्रिंसिपल सबसे पहले है कि हमने रिड्यूस करना जी डिपेंडेंस अपॉन फॉसल फ्यूल्स, अंडरग्राउंड मेटल्स एंड मिनरल, के जो हम माइनिंग करते हैं, जो अंडरग्राउंड चीज़ें निकालते हैं, उनको हमने रिड्यूस करना है, कि हमने उन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना। और फॉसल फ्यूल, ये जो पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं इस पे, अब टुडे जो सोसाइटी है, जो हम लिया रह रहे हैं, वो बेसिकली फ्यूल बेस्ड है, फॉसल फ्यूल बेस्ड सोसाइटी है। हमारा लार्ज जो डिपेंड है वो माइनिंग के ऊपर है, एनर्जी के ऊपर है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, और मल्टीट्यूड ऑफ नेचुरल रिसोर्स और बहुत से कुदरती जो रिसोर्स है उनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। सेम टाइम जो माइनिंग ऑपरेशन होते हैं वो नेशनल पार्क्स वगैरह को थ्रेट करते हैं, जहाँ पे कुदरती एनिमल्स वगैरह रहते हैं, या जो कुदरती पार्क बनाए गए हैं ताकि जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये मैसिव अमाउंट में उसको डैमेज करते हैं, क्योंकि ये ऑफ एनर्जी एंड केमिकल दैट लीक, और वो केमिकल जो लीक हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में, वो रेडियो एक्टिव जो है ना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, नॉक्सियस एमिशन होता है, और वो कैन इवन डिस्प्लेस कम्युनिटीज़, और उसकी वजह से कुछ कम्युनिटीज़ भी डिस्प्लेस हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने पे मजबूर हो जाते हैं। ये माइनिंग और जो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल है ये जनरेट करता है अनसेफ लेवल्स ऑफ मैनी डिफरेंट प्लूटेंट्स। प्लूटेंट्स होते हैं, ये प्लूटेंट्स फिर काज करते हैं जिसमें तेज़ाबी बारिशें होती हैं, स्मोक बनता है, जो आजकल पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ में हो रहा है। फिर ओज़ोन की डिप्लेशन हो रही है, यानी ओज़ोन घिस रही है, कमज़ोर हो रही है, पतली हो रही है, और फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया जी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, माहौल बहुत ज़्यादा, बारिशें बहुत कम हो रही हैं, दर्जा हरारत ज़मीन का बढ़ गया है, और इसकी वजह से जो है ना वो ग्लेशियर वगैरह बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं। इंसानों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसमें डिसेबिलिटीज़ हैं, बच्चों में मोस्टली जो है ना वो देखें डिसेबिलिटीज़ हैं, फीबल इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, एज़मा है लोगों में,
जो दमा जिसको हम कहते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो रही हैं। तो ये सारे जो है ना सोसाइटी में ऑर्डर फॉर ए सोसाइटी टू बी सस्टेनेबल, तो हमें सस्टेन करने के लिए तब जो बैलेंस था बिटवीन द इकोस्फेयर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान और जो उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट था, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको हमने बहाल करना है और अच्छे से करना है। देन लिथोस्फेयर जो अर्थ क्रस्ट होता है, जिन जो रॉक्स वगैरह हैं उनका, तो ये सारे जो है इनकी कंसंट्रेशन जब तक सिस्टमैटिकली जिस तरह कुदरती तौर पे थी वैसा नहीं होगा, तब तक जो है ना हम इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। दूसरा नंबर पे है जी रिड्यूस इंक्रोचमेंट अपॉन नेचर, के नेचर के ऊपर जो हम नेचर को हमने जो इल्जो किया हुआ है, जो नेचर को हम उलझा रहे हैं, जो डिफरेंट तरीक़ों से मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको हमने रिड्यूस करना है। तो प्रिंसिपल इसमें जो प्रिंसिपल है ये एड्रेस करता है कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ द बायोस्फीयर, कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जो हम डैमेज कर रहे हैं, उनकी जो हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसके नतीजे में जो सर्विसेज हमें वो प्रोवाइड करती है वो जो है ना वो भी डिग्रेड हो रही हैं। तो ये इसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं वो है पेविंग ओवर प्रोडक्टिव बायोरीजन्स, के ओवर प्रोडक्टिव बायोरीजन्स जो हैं हार्वेस्टिंग के लिए ऑफ नेचुरल रिसोर्स सच एज फॉरेस्ट एंड फिशरीज डेवलपमेंट लीडिंग टू अर्बन स्प्रॉल, के बहुत ज़्यादा हम फिशिंग कर रहे हैं, यानी मछलियाँ बहुत लोग कर रहे हैं, फिर फॉरेस्ट वगैरह काट रहे हैं। तो ये रिसोर्स जो है ना इनको हम जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से जो है ना वो अर्बन स्प्रॉल आएगा, यानी हमने शहरों को बसाने के लिए इन चीज़ों को कम कर दिया है, दरख्त भी बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। और ये इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसमें इंक्लूड है जी प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटाट्स, कि हमें ये करना चाहिए कि जहाँ पे वो प्लांट्स वगैरह हैं, जहाँ पे फिशेस पाई जाती हैं, या जो दूसरे फिश बेसिकली एक जो है ना वो इसका प्लूरल भी यही होता है, लेकिन जब डिफरेंट क्लास की स्पीशीज़ आ जाती हैं तो उनको फिशेस कहते हैं। तो ये डेवलपमेंट जो है ना वो फिर हमें ज़रूरी है, और एग्रीकल्चर और टिम्बर इस तरह हम हार्वेस्ट करने प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीट ह्यूमन नीड्स फेयरली एंड एफिशिएंटली गिविंग प्रायोरिटी टू बेसिक नीड्स। अब जो है ना इसमें हम ये है कि इंसानों की हमारे जो है ना वो सिर्फ बेसिक नीड्स पे जो है ना फोकस करें। जो लग्जरी लाइफ लोग रहना चाहते हैं, या जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अब जो है ना सिस्टम प्रोस्पेक्टिव नेचुरल सिस्टम जो है ना वो इनहेरिटली एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए, एफिशिएंट है। देन जो है ना अनफॉर्चुनेटली लेकिन ह्यूमन जो है ना वो इनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, वो इसको नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। तो हमें ये सीखना होगा कि ये जो चैलेंजेस हैं इज़ फॉर पीपल, हमें हमारे लिए ये एक चैलेंज है कि हमें बाउंड्रीज़ अंडरस्टैंड करनी है, कि हमने कुछ एनवायरनमेंट को भी देना है। ये नहीं है कि हर जो इन्वायरमेंट का रिसोर्स हमें मिल रहा है हम उस सब को इस्तेमाल कर लें। तो ए ट्री थ्रोज ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स ब्लो अप वाटर एंड ऑक्सीजन फाइनली फॉल्स फ्लैट एंड स्प्रॉल ऑन द ग्राउंड, कि ये देखें कि एक दरख्त जो है ना वो हमें क्या क्या ब्रांचेस वो दे रहा है, लीव्स दे रहा है, वाटर उससे निकल रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है, ट्रांसपायरेशन करता है, ऑक्सीजन है, तो फाइनली वो फिर जो है ना उसको हम गिरा देते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो ये एक ह्यूज मैस है, क्योंकि एक ट्री जो है ना वो इतना एफिशिएंट है एक सिस्टम के अंदर, लेकिन बिकॉज द वेस्ट इट प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज अ रिसोर्स फॉर समथिंग और समवन एल्स। तो क्या हुआ कि जो वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एज अ रिसोर्स यूज हो रहा है फॉर समथिंग और समवन एल्स। वी कैन शिफ्ट फ्रॉम linear model of infinite resource use and infinite growth to cyclic model of infinite transformation and change. This is how nature work, कि नेचर देखें किस तरह वर्क करती है। कि अगर आप एक प्लांट को देखें तो जब वो खड़ा रहता है तब भी हमें सब कुछ वो फ्रूट देता है, जो उसके बाद जो ना मेडिसिन हम उससे लेते हैं, और वो गिरने के बाद अगर वो प्लांट जो है ना वो उसको काट भी दें या वो गिरे भी खुद, तो उसके बाद वो ज़मीन में जो है ना दोबारा हल होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ब्रेक डाउन होके वो दोबारा से ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये इस तरह नेचर वर्क करती है। लेकिन हम क्या करते हैं उस प्लांट को इस्तेमाल भी करते हैं और फिर उसको ख़त्म भी कर देते हैं, उसको फॉसल फ्यूल के तौर पे। तो इस तरह फिर नई बात बनेगी। रिड्यूस डिपेंडेंस अपॉन केमिकल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स, केमिकल्स और जो आर्टिफिशियली जो हम चीज़ें सिंथेसाइज करते हैं उनके ऊपर हमें जो है ना वो रिड्यूस करना है डिपेंडेंस। ये इसलिए इस दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर फॉर सोसाइटी टू बी सस्टेनेबल, तो हमने जो प्रोडक्शन और अकोमोलेशन करनी है ह्यूमन मेड सब्सटेंस जो है ना वो फास्टर से हो रहे हैं देन दैट री इंटीग्रेटेड बैक इनटू द नेचुरल साइकिल, के हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल जो पाए जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो नेचुरल साइकिल में उतनी तेज़ी से बन नहीं रहे। तो यहाँ पे हम ये फ़ोकस करेंगे कि हमने इन चीज़ों पे जो है ना वो डिपेंडेंस को डिक्रीज़ करना है, और सिंथेटिक मटेरियल और जो चीज़ें हम सिंथेसिस करते हैं, उनको सेव बनाना है। बायोडिग्रेडेबल जो अल्टरनेटिव्स हैं,
हैं वो रीइंटीग्रेटेड इनटू नेचुरल साइकिल, वो इंटीग्रेटेड करते हैं जी नेचुरल साइकिल में। तो एज़ वेल एज़ डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट, इसकी वजह से वेस्ट भी जो है ना वो कम जनरेट होता है। यानी वो चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें जैसे कि पिछले अरसे में शापर जो थे, इनने कहा जी कि वो शापर जो पहले इस्तेमाल करते थे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब जो है ना बायोडिग्रेडेबल शापर आते हैं, यानी वो उसको आप ज़मीन पे फेंकें तो वो ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। तो इस तरह की चीज़ें जब हम करेंगे, इस तरह के जो प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, तो वो फिर हमारे माहौल को भी इतना डैमेज नहीं करेंगे। तो दिस ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अर्थ के पास जो है ना लिमिटेड कैपेसिटी है टू एसिमुलेट वेस्ट वगैरह, और जो है ना वॉल्यूम जो मटेरियल का प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय ह्यूमन टुडे, वो बहुत ज़्यादा एक रेट से तेज़ी से जो है ना वो ज़मीन की कैपेसिटी को ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है ना फर्दर मोर नेचर के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है विद द सिंथेटिक कंपाउंड्स ह्यूमन आर इंट्रोड्यूसिंग एंड ऑफन हैज़ नो वे ऑफ ब्रेकिंग देम डाउन, कि जो चीज़ें हम, जैसे ये आजकल पेपर का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, जो इसमें केमिकल इस्तेमाल हो रहा है बनाने में, जो कंपाउंड वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो है ना ये ज़मीन को डैमेज करता है, क्योंकि वो वर्षों तक वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये थे 4 प्रिंसिपल। सेल्फ असेसमेंट का एक क्वेश्चन है जी, अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बेसिकली होता है कि वो चीज़ें जो जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जैसे हम नीचे फेंकते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रेड का टुकड़ा फेंक देते हैं या कोई और चीज़ फेंक देते हैं, वो हम आस्ता आस्ता देखें कोई छोटे ऑर्गेनिज्म आते हैं और उसको तोड़ फोड़ के ले जाते हैं, या कोई चीज़ मर जाती है, जिंदा बॉडी है, तो वो कोई जैसे इंसान है या प्लांट है, तो वो भी आस्ता-आस्ता ख़त्म हो जाता है, या कोई जानवर है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो वेस्ट होते हैं, जिनको ये बैक्टीरिया वगैरह ब्रेक डाउन नहीं करते, यानी वो नॉन ब्रेक एबल होते हैं। उनको आप तोड़ नहीं सकते, उनको ये बैक्टीरिया वगैरह उन पे काम नहीं करते। जैसे आप प्लास्टिक की बोतल फेंक दो या शॉपर फेंक दो। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम? सिंथेटिक प्रोडक्ट इसलिए हार्मफुल है क्योंकि नेचर के पास इसको ब्रेक डाउन करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो चीज़ें हमने आर्टिफिशियली बनाई हैं, ये डैमेज करती हैं। व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल? माइनिंग जो है ना वो बेसिकली केमिकल वगैरह रिलीज होते हैं जो इर्द गिर्द के जो वहाँ पे स्पीशीज होती हैं उनको हर्ट करती हैं, तंग करती हैं। और फॉसिल फ्यूल जो है ना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो स्मोक वगैरह निकलता है, गाड़ियों का धुआं, ये इंक्रीज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को। 4 प्रिंसिपल जो है जिसमें हमने किया है कि हमने रिड्यूस करना है डिपेंडेंस जो है हमारी, वो नेचुरल रिसोर्सेज पे और ये सिंथेटिक पे, फिर केमिकल्स पे, फिर माइनिंग वगैरह पे रिड्यूस करना है, और इकोसिस्टम को हमने मेंटेन करना है। अच्छा जी, दूसरी सेक्शन में है जी इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट, के ह्यूमन की कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो एनवायरनमेंट को जो है ना इम्पैक्ट कर रही हैं। अब ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो एक बेसिकली ये है कि इकोसिस्टम एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर से, यानी बहुत पुराना है, और इसने एक मेंटेन किया हुआ है जो नेचुरल पॉपुलेशन सिस्टम है बायोटा में, और सस्टेन इकोसिस्टम इसमें जो है ना वो चल रहा है। लेकिन आस्ता-आस्ता क्या हो रहा है कि वो इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, एनर्जी का जो फ्लो है वो भी तब्दील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हम कर रहे हैं, इसने बेसिकली जो है ना वो बहुत ज़्यादा तब्दीली लाई है। अब सबसे पहले में आता है फ्रैगमेंटिंग एंड डिग्रेडिंग हैबिटाट के, जो हैबिटाट था जहाँ पे मस्कन था, जो बहुत सी स्पीशीज़ का, हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ जो है ना वो वहाँ से मजबूर हो गई हैं माइग्रेशन करने पे, और माइग्रेशन की वजह से जो है ना वो फ्रैगमेंट में टूट भी गई हैं। यानी कुछ स्पीशीज़ जो इकट्ठे रह रही थी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना हुआ था, ये जैसे दिखा रहा है, तो वो देखें आप, वो फ्रैगमेंट में, टुकड़ों में डिवाइड हो गई हैं। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन बेसिकली ये होता है कि उनको टुकड़ों में, यानी सेपरेशन होता है लैंडस्केप का इनटू वेरियस लैंड यूजेज, रिजल्टिंग इन न्यूमरस स्मॉल डिस्टिंक्टिव हैबिटेट पैचेस लेफ्ट फॉर यूज बाय वाइल्ड लाइफ, के वाइल्ड लाइफ जो नॉन डोमेस्टिकेटेड और नॉन जो कल्टिवेटेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके लिए वो अलग अलग ज़मीन हो जाती है, वो टुकड़े अलग हो जाते हैं, वो फ्रैगमेंट में बंट जाते हैं, जिसकी वजह से एज स्पीशीज़ देखें आप, हम इसको समझते हैं कि देखें सेंटर वाले जो होते हैं उसको कहते हैं इंटीरियर स्पीशीज़, जैसे बेर हैं, हिरन है। जबकि एज स्पीशीज़ होती हैं जो जिसमें आते हैं बर्ड्स वगैरह आते हैं, या फ्रॉग्स वगैरह, और ये रैबिट्स वगैरह। तो क्या हुआ कि जब फ्रेगमेंटेशन होगी तो वो स्पीशीज़ जो है ना एक दूसरे से जुदा हो गई हैं, तो अब इसमें क्या हो गया कि बैलेंस मेंटेन नहीं रहता। एडिशनली जो स्मॉल हैबिटेट्स पैचेस होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के रिजल्ट में आते हैं, ऑफन डू नॉट प्रोवाइड, वो हमें फूड और जो दूसरे कवर सोर्सेज होते हैं मैनी स्पीशीज़ को, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाती कि उनको वो इस्तेमाल कर सकें। तो फ्रेगमेंटेशन जो होते हैं ना वो इफ़ेक्ट करता है इंटीरियर स्पीशीज़ को, जो मोर एक्सपोज होती हैं एंड मोर प्रोन टू एक्सटेंशन, जो कि ख़त्म होने की कगार पे हैं।
फ्रेगमेंटेशन का एक रिजल्ट ये भी होता है कि इंक्रीज़ कर देता है ये डेथ बाय प्रिडेशन, कि प्रिडेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इफ़ द एनिमल्स हैज़ टू वेंचर बियॉन्ड द कवर ऑफ द पैच टू फाइंड न्यू फूड सोर्स और स्टारवेशन। तो वो फिर एनिमल्स को एक तो एफर्ट भी ज़्यादा करना पड़ता है फूड ढूंढने के लिए, और दूसरा रिस्क भी ज़्यादा होता है कि वो डेथ का, कि कोई प्रीडेटर उसका शिकार ना करे। सिंप्लीफाइंग नेचुरल जो है ना वो इकोसिस्टम को। तो हम जो है ना वो व्हेन वी प्लो ग्रासलैंड एंड क्लियर फॉरेस्ट, तो जब हम ग्रासलैंड को प्लो करेंगे और क्लियर करेंगे फॉरेस्ट को, तो हम थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जो इंटर रिलेटेड प्लांट थे और एनिमल स्पीशीज थी, उनको हम विद वन क्रॉप और वन काइंड ऑफ ट्री कॉल्ड मोनोकल्चर और बिल्डिंग की वजह से उनको हम बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर रहे हैं, यानी उसको एक फसल के साथ या एक बिल्डिंग के साथ हम बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को। तो ये हम इसके लिए देन वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट सच मोनोकल्चर फ्रॉम इन्वेजन। तो फिर क्या होता है कि हम जब एक कोई फसल उगाते हैं या क्रॉप जो है ना जो हम सो कर रहे हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करते हैं इन्वेजन से, अपॉर्चुनिस्टिक स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के, उसमें कोई वीड्स वगैरह ना हो, पेस्ट ना हो, इंसेक्ट्स ना हो। तो ये जो मोनोकल्चर क्रॉप है ये इज़ लाइक ऑल यू कैन ईट, तो यही सिर्फ वही चीज़ है जो हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम खाएंगे। एंड पैथोजन और जो फंजाई वगैरह होते हैं, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, हार्म द प्लांट्स वी वांट टू ग्रो, ये सारी चीज़ें उसको ग्लो करती हैं। तो सिंप्लीफाइंग ये है कि एक तो ये कि हम जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको तबाह करके, उनको ख़त्म करके हम आर्टिफिशियली जो है ना वो कोशिश करते हैं कि फार्म बनाए जाएँ, जी एग्रीकल्चर के लिए लैंड बनाएँ। तो ये भी एक इन्वायरमेंट को जो है नेचुरल इकोसिस्टम के लिए डैमेज है। दूसरा, नेचुरल जो पार्क्स होते हैं उनके लिए डैमेज है। और फिर हम जो मोनोकल्चर है, एक तरह की जो हम उगाते हैं सब्जियाँ या फ्रूट या फिर जो है ना वो फसलें वगैरह, उसके नतीजे में हम जो है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, टाइम लगाते हैं। कंज़प्शन क्या है जी? अब हम कंज़प्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो वेस्ट और जो आर डिस्ट्रॉइंग एन इंक्रीज़िंग परसेंटेज, वो बहुत ज़्यादा अर्थ का नेट जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो सपोर्ट करता है ऑल कंज़्यूमर स्पीशीज़ को, जिसमें ह्यूमन भी आते हैं, वो मेन वजह ये है कि वो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको एलिमिनेट कर रहे हैं हैबिटाट को, एंड फूड सप्लाईज़ ऑफ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ स्पीशीज़। तो क्या होता है कि बहुत सी स्पीशीज़ की जो फूड होती है वो भी हमारी जो है ना एक्टिविटीज़ की वजह से डिग्रेड हो रही है। अब देखें, यूज़ डायरेक्टली फूड एनिमल फूडर एंड वुड प्रोडक्ट्स फिशरीज 16% है सिर्फ, जबकि ह्यूमन ने जो अल्टर की हैं वो 3% अल्टर हो गई हैं और नॉट यूज बाय ह्यूमन, और ह्यूमन 73% को इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डिग्रेड कर रहे हैं मोस्टली। देन है जी, स्ट्रेंथिंग सेलेक्टेड स्पीशीज़, कुछ जो सेलेक्टेड स्पीशीज़ हैं हम उनको स्ट्रेंथ कर रहे हैं और बाकी को वीक कर रहे हैं। अब एक और रीज़न भी है कि कुछ स्पीशीज़ को हम पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट स्पीशीज़ एंड डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया, वो स्पीडिंग अप नेचुरल सिलेक्शन, कि वो जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो रही हैं, जिनकी वजह से हम केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो जो पेस्ट वगैरह हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो डिजीज़ देखें डिफरेंट, जो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो डिजीज़ हो रही हैं लोगों में, काजिंग जेनेटिक रेजिस्टेंस, उनके अंदर जेनेटिक रेजिस्टेंस आ रहा है पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स की वजह से, तो वो फिर हमारे लिए भी डेंजरस है और बाकी स्पीशीज़ के लिए। एलिमिनेटिंग प्रीडेटर्स, सम रेंचर्स जो है ना वेंट टू इरेडिकेट बाइसन्स और प्रेरी डॉग्स दैट compete विद अदर शीप और कैटल फॉर ग्रास। अब क्या होता है कि कुछ जो प्रीडेटर्स हैं हम उनको बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म कर रहे हैं, रेडिकेट कर रहे हैं जड़ से। तो ये जो है ना दे आल्सो वांट टू एलिमिनेट, अब वोल्स वगैरह जो हैं वो कायोटीज़ वगैरह, ईगल्स एंड अदर जो प्रीडेटर्स हैं वो भी ओकेजनली शिप वगैरह को किल कर देते हैं। ये जो बिग गेम हंटर्स होती हैं आल्सो पुश फॉर एलिमिनेशन ऑफ प्रीडेटर दैट प्रे ऑन गेम स्पीशीज़, कि ये जो गेम स्पीशीज़ पे प्रे करते थे। तो इसके क्या होता है कि प्रीडेटर और प्रे का बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है, अल्लाह ने रखा हुआ, कि ये एक बैलेंस इनकी वजह से मेंटेन रहता है। अब क्या होता है कि जब आप एक स्पीशीज़ को ख़त्म कर दोगे, तो उनके दरमियान में जो वो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, तो बैलेंस जब ख़त्म होगा तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम कुछ प्रीडेटर्स को किल कर रहे हैं, या कुछ जो प्रे हैं उनको ज़्यादा किल कर रहे हैं, तो वो प्रीडेटर ख़त्म हो रहे हैं, तो इस वजह से फॉरेस्ट फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है। एलियन स्पीशीज़ ये होता है कि हम डेलिब्रेटली जानबूझ के या एक्सीडेंटली किसी नई स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन करा देते हैं किसी एनवायरनमेंट में। जैसे पहले बताया था, पाकिस्तान में पॉपुलस का जो प्लांट है जिसको सफ़ेदा कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इस स्पीशीज़ को कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता न्यू हैबिटेट में, तो जब वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देती है, वो ज़्यादा मिकदार में ग्रो कर जाती है, और जो पहले से वहाँ नेटिव स्पीशीज़ होती हैं इर्द गिर्द उसके, वो
ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ओवर हार्वेस्टिंग रीन्यूएबल रिसोर्सेज कि हम ज़्यादा जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो है ना रिसर्चेज और जो नोमैडिक हेडर्स हैं, समटाइम्स हर्डर्स हैं, समटाइम्स जो अलो लॉक्स जो लाइव स्टॉक्स कि ये जो बकरवाल जिनको हम कहते हैं, ये ग्रास लैंड पे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं। यानी उनकी बकरियां वगैरह जो उनके जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओरुयन के चांस होते हैं कि ज़मीन में जो है ना सॉइल ओरुयन होती है, या वो सॉइल जो है ना वो डेजर्ट वगैरह में चेंज हो जाती है। तो फार्मर भी कुछ सम टाइम जो है ना सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्सेसिव मिकदार में क्रॉप ग्रोइंग के दौरान डिप्लीट कर जाते हैं। तो ये भी जो है ना कुछ फिश स्पीशीज़ जो है ना वो ओवर हार्वेस्टेड की जा रही है। तो ये भी जो ओवर हार्वेस्टिंग है कुछ स्पीशीज़ की, कुछ चीज़ों की, वो भी इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रही है। इंटरफेरेंस विद एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब ह्यूमन जो है ना वो हैवी यूज़ कर रहे हैं जी एनर्जी, यूज़ ऑफ द एनर्जी वो स्टार्ट फ्रॉम द सनलाइट के सूरज की 99% हमने ऊपर पढ़ा है कि सनलाइट से एनर्जी आती है, तो वो अब बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हुआ कि अकम्प्लिश दिस वी हैव कन्वर्टेड ऑलमोस्ट 11% ऑफ अर्थ लैंड एरिया फ्रॉम फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड बायोम टू एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के हमने एग्रीकल्चर में चेंज करने के लिए ज़मीन को बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ उसमें की हैं, उसमें से जो है ना नेचुरल इकोसिस्टम को काट दिया है। तो ग्रास लैंड जो है ना वो बेसिकली हमें एनिमल्स के लिए लेबर, मीट, वूल और जो है ना एनिमल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, मिल्क वगैरह। तो फॉरेस्ट जो है ना वो फूड प्रोवाइड करता है, फॉसल फ्यूल, बिल्डिंग मटेरियल और पेपर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली 15% जो वर्ल्ड की एनर्जी कंजप्शन है वो डायरेक्टली प्लांट से आ रही है, अर्बन एंड सब अर्बन हाउसिंग, हाँ, हाईवेज, डंप्स, फैक्ट्रीज में। तो हम काउंट कर सकते हैं कि 8 से जो 10% कंजप्शन होती है पोटेंशियल प्राइमरी प्रोडक्शन की, Thus, we use more than 35% of land primary product to support human needs के एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं जो प्राइमरी सोर्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं उनको हम जो है ना देखें 35% उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इन एडिशन ह्यूमन जो है ना वो रन नहीं कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन जो है ना फॉसल फ्यूल पे डिपेंड कर रहे हैं, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल जो होती है वो उसको रिफाइन किया जाता है, फिर वो उससे पेट्रोल बनाया जाता है, डीज़ल बनाया जाता है, ऑयल फ्यूल बनाया जाता है। और इवन द प्रोडक्शन ऑफ फूड विच डिपेंड फंडामेंटली ऑन सनलाइट, और प्रोडक्शन ऑफ फूड भी जो है ना वो सनलाइट पे डिपेंड करता है। इसी तरह एडिशनल जो एनर्जी डिप्लीटेड हो रही है इन द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग, हम जो फील्ड बना रहे हैं, जो फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं सॉइल को, प्लांट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, पेस्ट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, फूड को, तो हम ये प्रिजर्व करने में, ये इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर एनर्जी एक्सट्रीमली अबंडेंट, लेकिन सोलर एनर्जी एक्सट्रीमली अबंडेंट है, फिर इसके अलावा विंड है। तो ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है ना वो एक इन्वायरमेंट में जो है ना वो एक बैलेंस कायम कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि हम जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, जिस तरह नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस है, सल्फर है, तो इन सब को भी हम डैमेज करें। न्यूट्रिएंट साइकिल का इकोसिस्टम जो है ना वो वेस्ट वगैरह को डिस्पोज करता है, रिप्लेनिश करता है न्यूट्रिएंट्स को बाय रिसाइकलिंग द एलिमेंट के। इकोसिस्टम का ये जो बहुत ही जो है ना वो एक खूबसूरत निज़ाम है कि ये चीज़ों को रिसाइकिल कर रहा है। जैसे नाइट्रोजन जितनी है 78-79% वो कायम है। इसी तरह लेकिन क्या हुआ कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है ना वो ह्यूमन सिस्टम इसके लार्जर जो वन डायरेक्शन फ्लो होता है ह्यूमन का, क्योंकि हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं उसको, रिसाइकिल के बारे में नहीं सोचते। जैसे फर्टिलाइज़र में हम न्यूट्रिएंट, फॉस्फेट, एनपीके इस्तेमाल करते हैं यानी, लेकिन क्या होता है कि वो वाटरवेज़ पानी के साथ, ज़मीन के साथ चला जाता है, और फिर सीवेज ट्रीटमेंट नहीं करते हम प्रॉपर, जिसकी वज़ह से फैक्ट्रीज़ वगैरह से वो पानी में मिक्स हो जाता है। अब ये जो वन वे फ्लो होता है कि ये जो मेटल्स होते हैं जिसमें एल्युमिनियम है, मरकरी है, लेड है, कैडमियम है, ये हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, और ये जो ज़मीन के रिसोर्सेज़ होते हैं उनमें चले जाते हैं, जिसमें हम प्रॉपर उनको डंप नहीं करते, तो वो फिर लैंडफ़िल या डंप ना करने की वज़ह से जो है ना वो सारे ज़मीन के साथ मिक्स होते हैं और आस्ता-आस्ता जो पोल्यूशन का काज़ बन जाते हैं, और दूसरी डिज़ीज़ेज़ वगैरह का इंसानों में। तो ये अर्थ जो है ना वो सबस्टेशनल है, यानी अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड भी नहीं है। एक तो है ये सबस्टेशन है, लेकिन अनलिमिटेड भी नहीं है इतनी कि हम इसको जैसे जो है ना वो बेजा इस्तेमाल करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मोस्टली मिनरल जो है ना उनकी कैपेसिटी होती है, कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो अब्ज़ॉर्ब नहीं होते, तो वो फिर कंपैरेटिवली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो वो इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की क्वालिटी को। इसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़िक्र आ गया कि ये ऐसी गैस है जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ होती है। तो ये इसका एमिशन जाके जो है ना ओज़ोन को डिप्लीट कर रहा है, ओज़ोन को तबाह कर रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
अच्छा जी, इस सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है, इम्पैक्ट्स क्या हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के है ये हैं कि लोग भी जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिवाइड हो जाता है, स्पीशीज़ डिवाइड हो जाती हैं। बेसिक उनको फिर फूड वगैरह प्रॉपर नहीं मिलती और वो तबाह हो रही हैं। बिटवीन अ नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम बेसिकली रिसाइकिल करता है चीज़ों को, वो बाई डायरेक्शनल है, जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं उतनी वो बना भी रहा है। लेकिन जो मैन मेड है इसमें क्या है कि ये वन डायरेक्शनल है, इसमें चीज़ें दोबारा नहीं साइकिल वो डैमेज हो रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली केमिकल्स हैं, गैस है जो इस्तेमाल होती है रेफ्रिजरेटर और एसीज वगैरह में, एयर कंडीशनर वगैरह में, और ये तबाह कर रही है ओजोन को। परसेंटेज ऑफ नेट प्रोडक्टिविटीज कंज्यूम बाय ह्यूमन, 35% जो है ना तकरीबन जो है ना ह्यूमन इन्वायरमेंट से नेचुरली जो है ना वो ले रहे हैं। अब हम इम्प्लीकेशंस देखते हैं फॉर ह्यूमन, या जो है ह्यूमन सोसाइटी के लिए कौन से इम्प्लीकेशंस हैं। तो बेसिकली हमें सर्वाइव करने के लिए हमें वी मस्ट एक्सप्लॉइट एंड मॉडिफाई पार्ट्स ऑफ नेचर, तो हमें इस्तेमाल भी करने होंगे लेकिन उसको मॉडिफाई भी करना होगा, क्योंकि ये वी आर बिगनिंग टू अंडरस्टैंड, हम अभी बिगनिंग में हैं कि हमें जो ह्यूमन इंट्रूजन है वो नेचर में उसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं कि हम जो उसमें अनप्रिडिक्टेबल हैं, कि मोस्ट ऑफ देम अनप्रेडिक्टेबल हैं, कि हम जो ज़मीन के साथ ये छेड़-छाड़ जो उलझाव कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचाने वाला है। चैलेंज ये है कि हमने बैलेंस बिटवीन करना है, मेंटेन करना है बिटवीन सिम्प्लीफाइड human altered ecosystems and the neighboring more complex natural ecosystem on which the other life form depends, कि हमने अपने इकोसिस्टम में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और वो नेचुरल इकोसिस्टम में एक बैलेंस मेंटेन रखना है। हमने उसको देख के चीज़ों को इस्तेमाल करना है। स्लो डाउन द रेट एट विच, हमने जिस रेट से चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन हो रहा है, फॉसल फ्यूल का जो इमिशन हो रहा है, इसको भी कंट्रोल करना है ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। तो हमने सिंप्लीफाई करना है कि डिग्रेड टू मच ऑफ द प्लेनेट टू मीट ओवर नीड्स एंड वांट्स, व्हाट इज एट रिस्क इज नॉट द अर्थ बट ओवर ऑन स्पीशीज के। सबसे अगर बड़ी बात है तो वो ये है कि इसमें किसी चीज़ का नुकसान नहीं है जितना ह्यूमन का अपना नुकसान है। तो हमें ये बात समझनी होगी, फिर हमने जो है ना ये सीखना होगा कि नेचर अबाउट लिविंग मोर सस्टेनेबिलिटी, कि हमने कैसे जो है ना वो नेचर से फ्रॉम नेचर से सीखना होगा कि किस तरह लिव रहना है हमने सस्टेनेबली। अब इसमें ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन और इकोसिस्टम जो है ना वो रिमार्केबली रेजिलिएंट है। उनको जब एक्सपोज किया जाता है स्ट्रेस के बाय नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस के, तो साइंटिफिक रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि इन्वायरमेंटल जो रिसर्च हैं, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं वो हार्मफुल हैं, उनका ऑर्गेनिजम्स पे, पॉपुलेशंस पे और इकोसिस्टम पे इफेक्ट है। तो हमें ये सीखना होगा कि प्रोसेस और अडाप्टेशन बाय विच नेचर सस्टेन्स इटसेल्फ, कि किस तरह से जो नेचर है, जो कुदरत है, जो फितरत है वो अपने आप को सस्टेन करती है। हमें ये सीखना होगा मिमिक दीज लेसन फ्रॉम नेचर, और हमें नेचर से वो लेसन कॉपी करने होंगे कि किस तरह वो चीज़ों को रिसाइकिल करती है बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बेसिकली हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, कि हमारी जो इकोनॉमीज़ हैं वो टोटली डिपेंड करती हैं सन और अर्थ के ऊपर। तो इसलिए हमें जो है ना अर्थ चाहिए भी, बट द अर्थ डज़ नॉट नीड अस, और ज़मीन को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें ज़मीन की ज़रूरत है। तो हमें ये बात समझनी होगी हमें ज़िंदा रहने के लिए। फिर एवरीथिंग जो कनेक्टेड टू एनीथिंग एवरीथिंग एल्स, के वो किसी दूसरी चीज़ से साथ कनेक्टेड है, तो हमारा प्राइमरी गोल ये होगा कि हमने एनर्जी इज़ टू डिस्कवर विच कनेक्शन इन नेचर, कि एनर्जी का किसके साथ स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वल्नरेबल टू डिसरप्शन, और किसके साथ जो है ना वो ख़त्म होने के करीब है, ख़तरे में है। तो हमें वी कैन डू नेवर डू मेयरली वन थिंग, एनी ह्यूमन इंट्रूजन, जो ह्यूमन का इंट्रूजन है इंटू नेचर में वो मोस्टली अनप्रिडिक्टेबल है, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके, कि वो कितना नुकसान करेगा और कब करेगा। तो हमें रिड्यूस करना होगा, मिनिमाइज़ करना होगा जो डैमेज है नेचर को, जो हम डैमेज कर रहे हैं हमें हेल्प करना होगा हील करने में, जो वॉन्ड इकोलॉजिकल जो हमने डैमेज किया उसको हमें केयर करना होगा, रिस्ट्रेन करना होगा, ह्यूमिलिटी कोऑपरेट करना होगा नेचर के साथ। और एज वी ऑल्टर द बायोस्फीयर टू मीट ओवर नीड्स एंड वांट्स, के हम जो तब्दीली कर रहे हैं बायोस्फीयर को उसको हमें कंट्रोल करना होगा। हमें गाइडलाइंस चाहिए ताकि एक दूसरे को गाइड करना होगा, हमने सोसाइटी में जो है ना वो एक सिटीजन्स के तौर पे रहना है, और टेकिंग नो मोर देन वी नीड, कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेंगे और रीन्यूएबल सोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, नॉन रीन्यूएबल को नहीं। ये बेसिकली आ गए जी आगे क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट के। अच्छा जी, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दे वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपको कोई भी बात समझना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ पे बेटर कमेंट कर सकते हैं या
कुछ जो है ना वो तब्दील कर सकते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दे वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को। अल्लाह हाफिज़।